हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ये है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। दोस्तों ये चैप्टर जो है कई मायनों में कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी सिलेबस के साथ आप देख सकते हो। जिनका सिलेबस इनसे मिलता है वो टॉपिक को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए जो है इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इसमें आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा और इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों को डबल तरह से समझ में आएगा। यानी जो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो हिंदी में हो जाएगी, जो हिंदी में नहीं होगा वो इंग्लिश में हो जाएगा। तो इतना अच्छा जो है त्रिपाण स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आज जो हम करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, यानी किस तरह जो है इंसानों में जो है पाचन क्रियाएं होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे। और इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में भी हम करेंगे। इसमें हम इंटेस्टाइन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। next topic is the digestive process. Friend, what do you mean to digestive process? Here digestion involves the two kind of process. First is a mechanical process and second is a chemical process. The first is a mechanical process which is include a cutting and guarding, thus the break down the food into the small particles and swallowings in their foods and the pushings with the food along their food canal. The smaller particle exposed to greater surface area from action by the enzyme. So here the mechanical process, there is a cutting and grinding for the food for the small particle is the most important. The small particle exposed to greater surface area of action by the enzyme. And second is a chemical process. The chemical process which include their enzymatic breakdown of complex food, consequently the nutrients into the simpler absorbable from the digestion involved to the hydrolysis as splitting to the addition of the water H positive and OH negative ions to be molecules, resulting in its breakdown into two or more simpler molecules. The enzyme act only is a catalyst is accelerate the reactions. Here example of C12 H22 and O11 plus H2O. Here the sucrose. Sucrose as a sucrase is converted to the glucose and fructose. There is a C6H12O6 plus 6 C6H12O6 is the glucose and fructose is a formation of sucrose is a realized. There is a mechanical process is a digestion is the lips is hold the food within the mouth and the help the sucking it is and spinning the liquid.
The teeth cut the tears and the grating their food. The tongues is the manipulate foods while the chewings and the misses the saliva in it. Chewing is the most important processing of the saliva. It is also makes the roll it is into a ball tom to the volumes as the help in the swellings. And the esophagus contact the food valves down into the stomach by a wave of contraction of the circular muscle in the wall of alimentary canal. Shown in the figure, their wave of contraction is called to the peristalsis. Peristalsis is important. Here, so in this diagram, A diagram is doing the swelling in the epiglottis is close to the open of the trachea and the lead to a monomentary stops the breathing and the food is pushed down to the esophagus. And the B is there is a perithallis is a wave of contraction of the muscle alimentary canals which push food down through the alimentary canal. Friend, here is the man is a feeding. Their feeding is the epiglottis is the food as vessels as the closed and tracheus is the closed and the esophagus is the open. The other side is the digital structure from a mouth. There are contracted muscle and push valve up downward and wall. There is the muscle valves of gutter and the esophagus. The stomach runs their food mixing it with the gastric juice and there is the produce a creamy semis is a particle of digestion food. The lattice movement keep pushing the food from a stomach to be a intestines and the finally pushing into the rectums. The second is a chemical process in digestions. In a mouth, saliva containing only is a single enzyme amylase. All name is a butylene. Where they act on starch into two ways. The first is the raw unlocked starch and their processing amylase, the detrans and soluble particles and hydrolysis starch. And second is a cooked starch. This amylase is a maltose, a sweet tasting and is carried. And their second part is in a esophagus. The food as always moves through their esophagus into stomach by the peristalsis. Salivary amylase is continuously digestive of starch. There is a digestive of starch on the esophagus and third in a stomach. Initial digestion of starch by salivary amylase continue till their content of the stomach because the acidic by the presence of HCl. The gastric juice is produced from the lining of the stomach is the colorless, highly acidic liquid. The pH is 1 to 2. There is the content of water is 98%, some of salt, hydrochloric acid is 0.5%. The lubricant is a mucins and the two enzymes, the pepsins and the lipase is the most important enzyme for hair. There is a main important role of HCl. There is HCl hydrochloric acid is 0.5, but there is water is a 98% of hair. The pH value of their stomach is a 1 to the 2. The hydrochloric acid is here by ozonatics rental cells of stomach wall. It is performed a flowing function. The first is kill the bacteria enter along with the food, and second is a loosen is a fibrous is a material in a food, and third is activate the inactive pepsinogens to be active from the pepsin, and fourth is a maintain acidic medium from action by the pepsin, and fifth is a colorless milk so that does not be flow out and the stay from the action by the pepsin. The pepsin is the cigarette in their inactive form for a proenzymes called to the pepsogens cigarette from the chief cells of the stomach wall. In the presence of HCl, it is a turned into the active pepsin, which act on the protein and break them down into the fructose and the peptones. The reaction here, protein is a pepsin is produced by the fructose and the protons, peptone. The fourth is a small intestine. In the small intestine, the food which is practically is digested in the stomach and called chyme is the eventually upon by the three main digestive juice. Is the first is a bile juice from the liver. A second is a pancreatic juice from the pancreas gland, and third is an intestinal juice secreted from the special cells in the intestine epithelium at their base of intestinal villi, and the
The bile juice is and the pancreatic juice are poured into the duodenums by their respective of duct, which is joined together from a common hepatopancreatic ducts. The intestine juice is directly mixed with the food. Here, the bile is the yellowish green alkaline liquid, a pH about the 8. Their pH about the 8. It is a consistent of the water 98%, and sodium carbonate is a larger quantity which is the neutralize the acidic of the enzymes and the semi-digested food. The receive from the stomach make it is alkaline and bile salts sodium glycerolate is the sodium hypochlorite which is the hemophile their fat. Here showing this diagram. Here a diagram of potential of the intestinal wall showing the villi and their associated with the structure. There is the most important structure. The other side, one side is a 1, 2, 3 or mark. There is sclerosa, muscularis and submucosa, and the mucosa is also present here. And other side is simple squamous epithelium, longitudinal muscle fiber, and circular muscle fiber here. And blood vessels and muscularis long layer are here present. And mucosa is a short layers in there, a capture of the laboratories and the goblet cells, laterals, and they are important. And simple columnar epitheliums and the late last is the lymphocyte is the hair. It's the most important is the villi and they are associated with the structure. The amplification is the breakdown of the large lipid fat droplet into the small droplet which is the provide to the greater surface for a enzyme action. The yellowish green color of the villi is due to the pigment of biliverdins. Biliverdins is the villi is due to the pigment of biliverdins and the biliverdins is produced by the breakdown of the dead and warm outer RBC means red blood corpuscles as these pigments are exuded in the faces is a solid and semi-solid waste undigested food that is thrown out through there is anus and the villi has a non digestive enzyme. It is simply amplifies the fat. There is the next is a pancreatic juice. The pancreatic juice is there is the contains 6 major category of enzyme which act in a alkaline medium. The first is amylase. First is amylase is a complete conversion of the starch polysaccharides into the maltose and disaccharides. And the lipase is also here. The lipase is also called to strophensin. X of the amplified their fat is produced by fatty acid and glycerol. And third C is a nuclease is a digestive nucleic acid is a DNA and RNA content of the food. That is the most important for the nucleus of the DNA or RNA on here. The next is a trypsins. Trypsins as their inactive processor is the proenzymes of trypsin. It is activated in the trypsin by the enzyme enterokinase is secreted by the lining of duodenums. And trypsins act on the remaining protein not digested by the pepsin. And the protease there is a peptone and the produce the peptides as amino acid. And spins act on the milk protein caused by the produce of croissants is a curd. And they also convert other protein into the peptides. And the last is F is a carboxypeptidase is act of the peptides to produce a small peptides and their amino acid. And third point is initially juice or sucrose is an antarcose. There is a content of is the following categories of enzyme. The glucosidase is the including of maltose, sucrose, and lactose. And this hydrolysis is the dichloride is a maltose is a malt sugar and sucrose is a cane sugar and the lactose is a milk sugar. Into the simpler is the absorbable monochloride is a glucose and fructose and gastose. There I am showing there dischloride is there maltose is a sucrose and lactose. There maltose is the glucose plus glucose. Glucose and glucose and second is the sucrasis is a glucose and fructose is a produce and lactose is a glucose and glucose. There is a monosaccharide is the most important here. And the second is the lipase is a complete the digestion of any lipid fat not digested by the pancreatic juice. Peptidase is a amino peptidase and the
Dipeptides act on the peptides as the dipletides and the produce the small peptides and amino acid. The third is the nuclease is the breakdown the nucleotides with the phosphate, sugar and different nitrogenous base. The summary of digestion in the various part of human alimentary canal is shown in the table. There is a very important table. The various digestive enzymes secrete and their role in the digestion of the food in human. The first is the site of secretion, and second is digestive juice, and third is enzyme and mode of action. The friend first is the mouth. The digestive juice is the saliva, and the enzyme is the salivary amylase. Peptidase is the mode of action is the convert starch into maltose, and second is the stomach. Stomach is a gastric juice is a produced, and the enzyme is a pepsin. They convert protein into the peptones and fructose. And the third is the duodenum. There is a bile juice is a present, and pancreatic juice is also. And the enzymes are no enzyme, trypsins only. The amplification of the fat. The amplification of the fat and convert peptides to the small peptides into the amino acid is the most important. And the eighth list small intestine. There is a intestinal juice is present. There is the enzyme is a Erepins is the convert peptide to the small peptides into amino acid. Second is a sucrose. Sucrose is a converted the sucrose into the glucose and the fructose. And maltose is a converted maltose into the glucose. Is the founder. There is a fructose is the convert lactose into the glucose and galactose. The lipase is the convert fatty into a fatty acid, and glycerol is the most important. देखिए दोस्तों, हम जो है आ गए हैं पाचन प्रक्रिया में। पाचन प्रक्रिया जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हम जो है हर विषय के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि पाचन प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो कहते हैं पाचन प्रक्रिया जो यहाँ बताया गया कि ये दो प्रकार की प्रक्रियाओं से सम्मिलित है। एक तो हमारी होती है यांत्रिक प्रक्रिया होती है, जिसे हम मैकेनिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यांत्रिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भोजन को काटना, चबाना, पीसना और निगलना सम्मिलित होते हैं, और जिसके फलस्वरूप जो है भोजन छोटी छोटी कणिकाओं में बदल जाते हैं, और जो है फिर वह उसे आहार नाल के भीतर धकेल दिया जाता है। ठीक है, लघुतर कणिकाओं पर जो है एंजाइमों की अपनी एक विशेषता होती है, क्योंकि ये क्रिया बेहतर करती है, और क्योंकि कणिकाओं की कुल सतह अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट रोल भी रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है रासायनिक प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, रासायनिक प्रक्रिया भी एक तरह का महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। कहते हैं जिसमें एंजाइमिक क्रियाएं द्वारा जो है जटिल भोजन अवयवों यानी पोषकों को सरल अवशोषक रूप में बदल दिया जाता है। यानी रासायनिक प्रक्रिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि जटिल भोजन को जो है इसको बड़ी ही सरल अवशोषित के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। पाचन में जल अपघटन की क्रिया होती है, अर्थात जल के योग से अणु के रूप में जो है भजन यानी टूट जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और OH नेगेटिव जो होता है आयनों का जो है निर्माण होती है। इसके बाद ये फिर दो या अधिक जो है सरल अणुओं में टूट जाता है। एंजाइम सिर्फ उत्प्रेरक का कार्य करता है। देखिए, ये एंजाइम जो होता है सिर्फ उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो अभिक्रिया को बढ़ा देता है, और इससे जो है पाचन क्रिया में भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। अब सोचिएगा कि इसमें क्या है। देखिए, उदाहरण के रूप में आप जो है सुक्रोज को ले सकते हैं। सुक्रोज का जो फार्मूला होता है दोस्तों C12H1222O11, जो कि H2O के साथ अभिक्रिया करेगा, तो सुक्रोज की जो अभिक्रिया करवाया जाएगा तो इसमें जो होगा C6H12O6 जो है रिप्रेजेंट होगा, जिसमें ग्लूकोज जो है निर्माण होगा, प्लस जो है C6H12O6 ग्लूकोज ये लिखने ये जो होगा फ्रक्टोज के रूप में यहाँ पर सम्मिलित होगा। तो कहते हैं अपना एक महत्व ये भी रखता है। अब कहते हैं पाचन की जो यांत्रिक प्रक्रिया है, आखिर इसमें क्या प्रोसीजर होती है। कहते हैं कि जो ओट होती है यानी ओस्टस कहते हैं, जो भोजन को मुंह के भीतर पकड़े रहते हैं तथा ये सरल पदार्थों को चूसने में भी मदद करता है, क्योंकि चूसना जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पर। दांत जो है भोजन को काटने, चीरने और पीसने के कार्य भली भांति कर सकती है। यानी दांत का कार्य जो होता है काटना, चीरना और पीसने के कार्य जो है करती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। कहते हैं उसके बाद जीवा जो होती है भोजन को चबाते समय इधर से उधर करने के लिए, यानी टंग का काम दोस्तों यही होता है। ठीक है, कि जीवा जो होती है वो चबाते समय जो है भोजन पदार्थ को इधर से उधर जो है धकेलने के लिए कार्य करती है। उसमें जो है लार मिल जाती है। लार जो है मिलना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि पाचन जो है यहीं से जो है शुरू हो जाती है। उससे जो है गोदनुमा, जिसे हम ग्रास यानी कोड़ वोलस कहते हैं, का रूप देती है,
और निगलने में काफ़ी मदद भी करती है, क्योंकि वो गीला हो जाती है और हमें इनहेल करने में, निगलने में काफ़ी आसान कर देती है। कहते हैं ग्रासिका बोहल्स के बाहर नाल की जो वस्तु पेशियों के सिकुड़न की एक तरंग द्वारा, जिसे हम क्रामनकुचन कहते हैं, अमाशय के भीतर पहुंचा देती है। यानी इसका कार्य जो होता है अमाशय तक पहुंचा देता है। यहाँ पर एक डायग्राम, आपको दो डायग्राम दिख रहा होगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो आप देखते होगे कि भोजन के निकल जाने के समय जो है घंटी ढक्कन श्वास नली के द्वार को बंद कर देती है और सांस लेना थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और भोजन जो है ग्रासिका के भीतर चला जाता है। आपको याद होगा जब भी आप निगलने के प्रोसेसिंग में आते हो तो आपका जो है सांस रुक जाती है। इसका मतलब है जो सांस की जो नली होती है वो ढक जाती है, क्योंकि निगलते समय जो है वो नासिक में ना चला जाए भोजन पदार्थ, इसलिए जो होता है ये ढक जाता है। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कुदरत ने बहुत सोच समझ के जो है सभी जीव जंतु का निर्माण किया है। तो इसमें भी ये महत्वपूर्ण बात होती है कि जैसे ही आप जो भोजन को निगलते हो तो आपका जो नासिक द्वार होता है वो जो है बंद हो जाता है और जो भोजन होता है वो डायरेक्टली ग्रासिका में चली जाती है। आप देख सकते हो डायग्राम में भी दिखाया गया है कि श्वास नली जो है कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकल आप स्वयं भी करके देखना कि जब भी कुछ निकलोगे तो आपका जो है सांस उस समय रुक जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा डायग्राम जो है वो भी उसमें दिखाया गया है कि वहाँ कुछ जो है आहार नाल की पेशियों के सिकुड़ने की एक तरंग के रूप में होती है, जिससे भोजन आहार नाल के भीतर तक पहुंच जाता है। देखिए दिखाया गया है कि कैसे जो है सिकुड़ जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है इन दोनों डायग्राम में। कहते हैं अमाशय भोजन को मथता और उसके साथ जठर रस मिला। देखिए अमाशय का कार्य होता है मथना, यानी वो जो है अप डाउन कर करके जो भोजन को क्या कर देता है, अब मथ देता है और मथने के साथ जो है वहाँ पर जठर रस मिल जाती है। जठर रस जो होता है उसको उदासीन कर देता है और इस प्रकार जो है क्रीम जैसा जो है काइम्स यानी एमिस काइम्स जो होती है अच्छा पचा हुआ भोजन बना देता है। ठीक है, कहते हैं ये भोजन जो होता है थोड़ा उदासीन हो जाता है। आपने देखा होगा अगर बोमेल्टी आपको होती है तो देखना कि रोटी के जो टुकड़े होते हैं वो वाइट से हो जाते हैं। तो ये सारे एसिड की वजह से ही ऐसा होता है। क्या अलावा कुछ जो है गतिविधियों से जो भोजन अमाशय के आंत और अंत जो है मलाशय तक पहुंचा जाता है, यानी इसी प्रक्रिया में जो है धीरे धीरे जो है हमें जो मलाशय के रूप में जो है बाहर बॉडी से निकल जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया रहता है। अब कहते हैं कि पाचन की जो रासायनिक प्रक्रिया है, आखिर रासायनिक प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले मुंह के भीतर कैसे प्रक्रिया होती है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं लार में केवल एक ही एंजाइम जो है एमाइलेज, यानी पुराना नाम जो इसको टायलिन्स भी कहते थे पुराने समय में, आज जो इसका नाम है एंजाइम एमाइलेज के नाम से जाना जाता है, जो कि मड स्टार्च पर दो प्रकार से क्रिया करता है। जैसे यहाँ पर क्रिया भी आपके समक्ष है, कच्चा बिना पका हुआ मड, यानी कच्चा बिना पका हुआ मड जो है स्टार्च जो एमाइलेज के साथ रिएक्शन करके जो क्या बनाएगा, डेक्सट्रीन जो है बनाएगा, जो एक तरह से विलयशील और अंशत और जल अपघटित स्टार्च के रूप में प्रेजेंट रहेगा। कहते हैं पका हुआ अगर स्टार्च है, पका हुआ भोजन है, तो ये क्या करेगा, एमाइलेज के साथ करेगा और मल्टोस जो है उत्पादन करेगा, जो स्वाद में मीठा एवं कार्बोहाइड्रेट कर देता है। आपने एक बात नोट किया होगा, जब भी आप कोई भोजन को ले लो टुकड़ा और उसको खूब चबाओ, जैसे आप चबाओगे चाहे कड़वी से कड़वी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें मिठास आ जाती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, करेला जो होगा, करेले को आप क्या कीजिए, उसको पकाइए और खाते समय ना उसको अच्छे से चबाइए और आपको जो ये कड़वी चीज़ दिखेगी ना वो धीरे धीरे जो है मिठास के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका कारण जो होता है मल्टोस की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, कहते हैं ग्रासिकल के भीतर यानी ग्रासिका में जाता है तो कौन सा जो है केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो है ग्रास जो है बोलस के रूप में भोजन जो कुछ के द्वारा जो है ग्रासिका से होता हुआ अमाशय के भीतर पहुंचता है और इस दौरान जो है एमाइलेज स्टार्च को निरंतर पचाता रहता है, यानी एमाइलेज स्टार्च जो होती है धीरे धीरे पचना यहाँ से शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अमाशय के भीतर। देखिए लाड़ जो होती है एमाइलेज द्वारा शुरू हुआ स्टार्च का पाचन उस समय तक जारी रहती है जबकि अमाशय के भीतर पदार्थ जो है अम्लीय नहीं होते हैं, यानी जो है ये अमाशय के भीतर अम्लीय नहीं होते हैं। अब अमाशय के भीतर जो है एपिथेलियम जो है अस्तर से उत्पन्न जठर रस जो होता है रंगहीन अत्यधिक अम्लीय तरल होती है, क्योंकि इसका जो पीएच होता है दोस्तों 1 से 2 पीएच हो सकती है। ठीक है, इसमें जो है अगर देखोगे तो इसमें जो है
98% जो है जल की मात्रा आपको दिखेगा, और कुछ जो होगा उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा जो 0.5 के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा। कहते हैं संनेहक जो है मेथिलीन और पेप्सिन और लाइपेज नामक 2 एंजाइम होते हैं। यानी यहाँ पर जो है 2 तरह के एंजाइम जो है क्रियाशील होते हैं। एक तो होते हैं पेप्सिन और एक होते हैं लाइपेज नामक 2 एंजाइम जो होते हैं यहाँ पर सक्रिय होते हैं, जो कि काफ़ी इनका अपना एक महत्वपूर्ण है। कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो होती है का स्वेद जो है अमाशय भित्ति में स्थित एक्सिटिनिक अथवा भित्ति कोशिकाओं द्वारा होती है, और ये जो है निम्नलिखित कार्य करते हैं। देखिए इसका कार्य क्या है, कहते हैं कार्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कभी कभी आ जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है क्या कार्य होता है, तो ये देखिए क्या कार्य करता है। भोजन के साथ भीतर पहुंचने वाले जीवाणुओं को सबसे पहले ये मार देता है। ठीक है, भोजन की जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है भोजन के साथ भीतर पहुंचने वाले जो होते हैं जीवाणु उनको मार देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य इसका होता है। और कहते हैं भोजन में मौजूद रेशेदार पदार्थों को ढीला कर देता है। कहते हैं हमारे लिए दोस्तों रेशेदार जो चीज़ें होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इससे जो है हमारा पाचन शक्ति अच्छा रहता है और हमारे जो है कब्ज़ की शिकायत नहीं रहती है। तो भोजन में मौजूद रेशेदार पदार्थों को ढीला कर देती है। तो ये काम जो है HCl का काम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, जो अमाशय की भित्ति में होता है। उसके पश्चात है निष्क्रिय पेप्सिनोजन को जो है उसको सक्रिय रूप में पेप्सिन में बदल देता है। देखिए दोस्तों इसका दूसरा काम जो है, तीसरा काम जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजन को जो है वो सक्रिय कर देता है और पेप्सिन में बदल देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। उसके पश्चात जो है फोर्थ है पेप्सिन की क्रिया के लिए अम्लीय माध्यम बनाता है। देखिए ये कितना अच्छा काम कर रहा है कि पेप्सिन क्रिया के लिए जो है अम्लीय माध्यम बना देता है, यानी अम्लीय कर देता है, एसिडिक कर देता है। उसके पश्चात फिफ्थ कहता है दूध को जमा देता है। देखिए दूध को जमाने का काम भी इसी में ही होता है, HCl का ही काम होता है कि दूध को जमा देता है ताकि वह अमाशय के बाहर न बैठ जाए और पेप्सिन की क्रिया के लिए बनी रहे। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। आप जब भी कोई दूध पीते हो ना, जैसे ही आप दूध पियोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से क्या होगा, दूध फट जाएगा। आप इसका एग्जांपल बच्चों में देख सकते हो, बच्चे दूध पीते हैं अगर उसके बाद वोमिटिंग करते हैं तो आप देखोगे कि उनका दूध जो होता है फटा सा महसूस होता है, यानी जमा हुआ सा वो जो है वोमिटिंग करेंगे। तो ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है अपना एक विशेष कार्य यहाँ रहता है, जो कि पेप्सिन की वजह से सा देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जो है कहते हैं पेप्सिन का स्वेद उसके निष्क्रिय रूप अथवा जो है प्रो एंजाइम के रूप में होता है, जिसे हम पेप्सिनोजन कहते हैं। इसका स्वेद जो है अमाशय की भित्ति में स्थित कुछ मुख्य कोशिकाओं में होती है। कहते हैं HCl की मौजूदगी में यह क्रिया जो है पेप्सिन के रूप में बदल जाता है, जो प्रोटीन पर क्रिया करके उन्हें जो है प्रोटोजोल और पेप्टोजोन में विघटित करके इम्पोर्टेंट बना देता है। तो यहाँ पर जो होता है दोस्तों प्रोटीन जो है पेप्सोन के साथ रिएक्ट करता है और जो है प्रोटीओज और पेंटोन का जो है निर्माण करता है। जो पेंटोन और पेप्टोजोल जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल यहाँ पर अदा करती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है छोटी आंत के भीतर। अब देखिए छोटी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है इसका क्या कार्य होता है, केमिकल का क्या कार्य होता है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि छोटे आंत के भीतर अमाशय के अंदर अंशतः पचा और क्राइम कहे जाने वाले भोजन पर जो है 3 प्रमुख पाचन रस क्रिया करते हैं। पहला तो दोस्तों यही करता है, यकृत से पित्त रस करता है। यकृत से क्या करता है दोस्तों, यानी लीवर से जो है पित्त रस जो है निकलता है। ठीक है, और दूसरा जो है कहते हैं अग्नाशय के जो है अग्नाशय रस निकलता है। यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस, और अग्नाशय से क्या निकलता है दोस्तों, अग्नाशय रस। और आंत उद्भव के आधार पर जो है स्थित आंत उपकला की विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्वतंत्र आंत रस उत्पन्न करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी रखता है। कहते हैं पित्त रस और अग्नाशय रस अपनी अपनी बहनियों को जरिए ग्रहणी में छोड़ दिए जाते हैं, यानी जहाँ जहाँ ये इनको ले जाने वाले संवहनी ऊतक होते हैं वो उनको ले जाकर वहाँ पर छोड़ देते हैं। ये दोनों जो है वाहिनियाँ जो होते हैं अग्नाशय में खुलने से पहले एक सामान्य युकृत अग्नाशय वाहिनी यानी हेप्टो पैंक्रियाटिक डक बनाती है। यानी ये जो है आपको हेप्टो पैंक्रियाटिक डक बनाती है। आंत इस रस को जो है सीधे ही भोजन के साथ मिल जाता है, यानी डायरेक्ट जो है ये आंत के रस सीधे ही भोजन के साथ मिल जाता है, जो कि इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात है पित्तरस। देखिए पित्तरस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्तरस जो है पीलापन लिए हुए हरे रंग के क्षारीय तरल यानी pH लगभग 8 होती है। यानी यहाँ पित्तरस का जो होता है दोस्तों pH जो होती है
8 होती है, इसमें जो है आपको 98% यानी 98% जो है बड़ी मात्रा में सोडियम कार्बोनेट जो अमाशय में लाए गए क्राइन अथवा अंशतः पचा हुआ भोजन को उदासीन कर देता है, और यहाँ पर जो है भोजन उदासीन हो जाता है और उसे जो है क्षारीय बना देता है। और पित्त लवण जो है सोडियम ग्लूकोटेंस और सोडियम ट्रैकोलेट्स होते हैं जो वाष्यों और पैसीकरण पैस बना यानी इम्यूलिफिकेशन कर देता है। इसे हम पायस बनाना भी कहते हैं इम्यूलिफिकेशन को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य करता है। अब यहाँ पर जो एक डायग्राम दिखाया गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये डायग्राम जो आपके समक्ष है वो है छोटी आंत का एक अंश जिसमें जो है उद्भव और संबंधित रचनाएं दिखाई दी गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले ऊपर जो है सरल शाकीय उपकला है, लेकिन इधर साइड देखोगे तो इसके साइड जो है 3 भागों में इसको विभक्त कर दिया गया है। पहला है सरोसा लसिका, दूसरा है मस्कुलेरियस यानी पेशी, उसके बाद है सब म्यूकोसा आद्र सेलेस्मिका, और जो है म्यूकोसा यानी सेलेस्मिका जो चौथा नंबर पे आता है। अगर दूसरे साइड आप देखोगे तो इसमें आपको देखेगा सरल शाकीय उपकला यानी एपिथेलियम दिखेगा, उसके बाद अनधरे पेशीय तंतु दिखेगा, उसके बाद तुल पेशी तंतु आपके समक्ष नजर आएगा, उसके पश्चात रक्त वाहिका आएगी जहाँ से रक्त आ जाती है, मस्कुलेरेसिस यानी लंबी परत होती है, उसके बाद सेलेस्मिका मैल्कोसी यानी वृत्तुल परत होती है, उसके बाद लुबानकुन प्रागुहिका होगी, ठीक है, उसके बाद क्लस गोवलेट कोशिका पाई जाएगी, उसके बाद लेक्टियल्स पाया जाएगा, उसके पश्चात सरल संभाग का एपिथेलियम पाया जाएगा, और अंत में जो है लसिका लिफोसाइटिस पाया जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बनाता है। कहते हैं पैसीकरण का अर्थ है कि बड़ी बड़ी लिपिड वर्षा बूंदकों की छोटी छोटी बूंदकों में बदल जाना ताकि एंजाइमी क्रिया के लिए जो है अपेक्षाकृत अधिक सतह पर जो है मिल सके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। कहते हैं पित्त का जो है पित्त हरित पीलापन लिए हुए रहता है। आपने देखा होगा कि पित्त जो होता है थोड़ा सा हरापन लिए रहता है। हर रंग के कारण जो है रंग 2 वर्णिकाओं यानी विलोवर्टियंस और विलुविरियंस के कारण होता है। यानी ये जो रंग आप हरा दिखता है वो दोस्तों होता है विलीवर्डिंस और विलीरुबिन्स की वजह से होता है। ये दोनों जो है वर्णक मृत और घिस पीट गए रक्ताणु यानी लाल रुधिर कणिकाओं को विघटन से उत्पन्न होते हैं। ये वर्णक मल के साथ ठोस तथा अर्ध ठोस अपशिष्ट और अनपच भोजन बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, वो तो केवल वसा और पेशीकरण करता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अग्नाशय रस। देखिए पैंक्रियाटिक जूस का जो है अपना एक कार्य होता है। अग्नाशय रस में जो एंजाइम के 6 प्रमुख श्रेणी होते हैं उसमें जो क्षारीय माध्यम में क्रिया करती है उसमें जो है आपको एमाइलेज होते हैं। एमाइलेज जो होता है स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स को जो है माल्टोस यानी डाइसैकराइड्स में बदलने की प्रक्रिया को पूरा करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है लाइपेज। देखिए लाइपेज जो होती है इसे हम जो है स्टोएप्सिन भी कहते हैं, स्टीएप्सिन भी कहते हैं। ये जो है इसे विरुद्ध वसाओं पर क्रिया करके वसा अम्लों और ग्लिसरॉल्स में बदल देता है, जो कि काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट कार्य होता है। उसके बाद है न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियक अम्लों अथवा भोजन को डीएनए आरएनए को पचाते हैं। यानी डीएनए आरएनए को क्या करते हैं दोस्तों, पचाने का कार्य इसका करते हैं। उसके पश्चात जो है ट्रिप्सोनोजन का जो है ट्रिप्सिन का निष्क्रिय पुरोगामी जो है प्रो एंजाइम होता है जो गाँव के सदर से श्वेत जो है एंड्रोकाइनोज नामक एंजाइम द्वारा यह सक्रिय होकर जो है ट्रिप्सिन बना देता है। ट्रिप्सिन जो है शेष प्रोटीन पर जो है पेप्सिन में पचाई नहीं जा सकती है और प्रोटोजोन जो है प्रोटोन पर क्रिया करके जो है पेप्टोनाइडोस में अमीनो में बदल दिया जाता है। उसके बाद है क्राइमोटिप्सिन जो होता है दूध में मौजूद कैसीन नामक प्रोटीन पर क्रिया करके जो है पैराक्सिन दही में बदल देता है और उन्हें जो है प्रोटीन को भी जो है पेप्टोडाइट्स में बदल देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कार्य रखता है। उसके पश्चात हमारे समझ है कार्बोक्सोपेप्टिनोडोस। ये पेप्टिनोडोस जो है क्रिया करके जो है इन्हें छोटे छोटे पेप्टिडाइड्स और एमिनो अम्ल में बदल देता है। उसके पश्चात है आंतरस। देखिए इंडस्ट्रियल जूस जो है सक्कस इंटरकस अथवा सेक्कस एंड्रोरिक्स जो होती है वो भी निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया है। इसमें जो होता है ग्लाइकोडेसिस जो होता है इसमें मल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज शामिल होते हैं। ये एंजाइम डाइकोराइट मलोसिया मास्टर शर्करा यानी सुक्रोज शुद्ध शर्करा और लैक्टोज को जो है दूध शर्करा को है जल अपघटित सरल अवशोषित मोनोसेक्टाइड में बदलता है, जिसमें जो है ग्लूकोज फिक्टोज आइग्लूकोसोड जो है ग्लूकोटोस पाया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डाइसैकराइड जो है C12 ठीक है और H22 और ऑक्सीजन जो है 11 जो है इसमें मल्टोस के साथ रिएक्टर करके जो है मल्टोस
ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और इधर जो है सुक्रोज जो होगा सुक्रोज और फिक्टोस में कन्वर्ट करेगा, और लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज और लैक्टोडेस में कन्वर्ट करेगा, जैसे कि C6H12O6 में जो है मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्टेड होगा। यहाँ पर जो है लाइपेज बच गई, जिसमें बची हुई लिपिड वसाओं को जो अग्नाशय अम्ल के द्वारा नहीं पचाई जा सकती है वो पचा डालता है। यानी लाइपेज का काम यही होता है, जो बचा हुआ नहीं पच पाता है उसे वो पचा देता है बहुत आसान तरीके से। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है पेप्टोडाइज यानी एमिनो पेप्टोडाइज जो होता है डायपोटाइसिस पेप्टोडाइज और डायपोटाइज द्वारा क्रिया करके उन्हें लघुत्तर जो है पेप्टोडाइज और एमिनो अम्ल में बदल देने की क्षमता यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है न्यूक्लियोएम्स न्यूक्लियोलाइटाइज जो है फास्फोड और शर्करा विविध नाइट्रोजन वेशों में बदल देता है। कहते हैं मानव आहार नाल के विभिन्न भागों में होने वाली पाचन क्रियाएं जो संक्षिप्त में यहाँ तालिका में भी दिखाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। सबसे पहले हमारा देखिएगा कि स्रोत का जो है क्षेत्र है, पाचन रस है, एंजाइम है और क्रिया प्रणाली है। तो सबसे पहले मुख आता है। मुख जो है लाड़ का काम करता है, और यहाँ पर जो है एंजाइम है लाड़ एमाइलेज निर्माण करता है जो स्टार्च को मल्टोस में बदल देता है। ये क्रिया प्रणाली है इसका। उसके पश्चात आता है अमाशय। अमाशय जो होता है जठर रस यानी पेप्सिन उत्पन्न करता है, और ये जो है प्रोटीनों को प्रोटॉन में और प्रोटोजोल में बदल देता है। उसके बाद ग्रहणी है, देखिए पित्त रस होता है, और पित्त रस का काम होता है, कोई एंजाइम इसमें नहीं होता है, लेकिन ये जो क्रिया करता है वसाओं को जो है फाशीकरण कर देता है, एम्प्लीफिकेशन कर देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। उसके बाद अग्नाशय रस है। अग्नाशय रस जो है हार्मोन जो एंजाइम रिलीज करता है वो है ट्रिप्सिन। एंजाइम को रिलीज करता है अग्नाशय रस दोस्तों ट्रिप्सिन, जो है प्रोटोन और प्रोटोनोन और लघुत्तर प्रोटोटाइज को जो है एमिनो अम्ल में बदलने का यहाँ कार्य संपन्न करता है। उसके बाद है छोटी आंत। देखिए छोटी आंत जो है उसके जो है आंत रस उत्पन्न करता है, जिसमें सबसे पहले आता है एलोरोपिप्सिन। इसमें पेप्टोन और लघुत्तर पेप्टाइड्स जो है अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। उसके पश्चात आता है सुक्रोज। देखिए सुक्रोज को जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। उसके पश्चात आता है मल्टोज। मल्टोज जो होता है मिल्टोज को ग्लूकोज में बदल देने का कार्य भी इसी का होता है। उसके पश्चात है लैक्टोज। लैक्टोज जो होती है लैक्टोज को ग्लूकोज और जो है लैक्टोडोस में बदल देने के कार्य यह क्षमता रखता है। उसके बाद है लाइपेज। लाइपेज जो है वसाओं को वसा और अम्लों और ग्लिसरॉल में बदल देने की क्षमता यहाँ पर रखता है। नेक्स्ट टॉपिक इज absorption of the nutrient. Friend, it's the most important topic for here. Absorption of the nutrient. The some absorption occur in the mouth itself, some in the stomach, but is the most absorptions occur in the intestine. There is the intestine is the most important for our body. There is summary absorption of the nutrients given below. Here, the first is a mouth. The mouth is a mean quantities of water and water soluble vitamins and simple sugar like a glucose as is a honey are absorbed in a mouth. Friend, the mouth is absorbed for the glucose. There is the absorption of the as of the honey. There is a minute quantities of the water and water soluble here and vitamin and simple like a glucose is the absorption of here. The second is in stomach. The stomach, their water, glucose and ethanol, alcohol containing the mineral vitamins and contain to the drugs may be absorbed into the cells lining the stomach. The absorption of the occur by the osmosis diffusion, the down to the concentration gradient and the active transport against the concentration gradient. Friend, there is the here processing of osmosis diffusion and also this processing of the plant here. There is the cell lining of the stomach, their absorption of the osmosis through there down to the concentration of gradient. There here is the active transport and osmosis diffusion. Here two types is there is the osmosis diffusion is a down the concentration gradient and active transport is against the concentration gradient. That is the most important. But next is the small intestine. So here the most absorption of the digestion food occur in the small intestine. For this, the small intestine is adopted in a many way. Friend, the small intestine is not a here one. There is the adopted to in a many way. For this, there is digestion of the occur. The small intestine, the large food of here is the most important. I see their adoption of many way here. So here present of 5 way of the adoption of the food. The first is it is a very long and therefore is provide to more surface area of absorption. Therefore, first of all is the most important word. The very long and therefore provide to more surface area of absorption of air. And secondly is a manifold in their walls called the villi is means a singular is villus.
there is the further increasing the surface area of absorption. And I have seen through the diagram and the next. There are many folded is a wall is called the villi. There is a sugar is a villi is the further increase their surface area absorption is the most important. And single cell epithelial linings are further reduce the distance between the food and underlying blood vessels. When there is a small strand is a many ways. The third point is a single cell epithelial lining further reduce the distance between to the food and underlying blood vessels is the most important here. And fourth is the epithelium cells have a macrovilli is which are the projections of plasma membranes and further increase the adaptive surface. There is a macrovilli here and their epithelium is the further increasing of adaptive surface is the most important here. And fifth is it is a narrow for the slow movement of nutrition allowed to the absorption. There is the most important. There is a narrow and the slow movement of nutrition in here. Friends, in the stand part of hair, the show of the card sections is there. The villus is the hair present of upper and there is epithelium with their macrovillus is the muscles gland is the first of all or present first is layer. And other is the lateral vessels and capillary network and sternal glands and the duodenum's region of only and venous is the arterioles the lymphatic vessel of hair. The villus structure is the most and important for the exam view. And the lower part is also lymphatic vessel and circular muscles, longitudinal muscle. The magnitude detail of macro structure of part of walls and small stand is the villi is the most important structure for macroscopy structure is the circular muscles, longitudinal muscles is also present of here and there is the very large definition of there. The product absorbed into the blood capillaries of the villi are amino acid. And the monosaccharide is a glucose, fructose and galactose. Friend, here the important absorption of here the fructose, glucose and the maltose is the very important. The product absorbed into the lactose is the lymphous vessels of the villi are fatty acids and glycerol. That is important for the hair. There is the product of absorbed there into the lymphous vessels of the villi is a fatty acid and glycerol. And nutrients absorbed into the blood and carried by the vein into the livers and the nutrient absorbed by the lacteals a small lymphous vessel is entered the lymphatic system. There is entered the lymphatic system nutrition absorbed to the blood carried to the venous into the livers and nutrient. There is a important function of the liver. Their liver is their venous is the carry by the bloods for hair. They enter to the lymphatic system is also and the it is last is the large intestine. When the large intestine is the most important role of play on the hair, the most of the water present in the foods is absorbed in the colon by the diffusion. There is a large as a percent water is the food is absorbed in the colon by diffusion. The water is the most minerals is present of water. There are some minerals and is absorbed by the colon through the active transport. The main is absorption of the colon is the active transport. The water absorption for hair is the line strand and there all minerals are absorbed toward the water form and transfer for the kidney. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है कि पोषक पदार्थों का अवशोषण। देखिए दोस्तों, अवशोषण का मतलब होता है कि जो भी हम मिनरल खाते हैं उसका जो है पाचन किस प्रकार होता है। आपको तो पता ही कि भोजन जो होती है सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है। हमने भोजन लेते हैं, हम यहाँ से जो है लार मिल जाता है और उसके पश्चात जो है वो स्टमक को भेज देता है। लेकिन कहते हैं कि इन सारी प्रक्रिया में जो है हमें एनर्जी कब मिली। क्या जब हम लार हम मिल रहा था उस समय एनर्जी मिल गई? क्या आपके जब स्टमक गेम में गया वहाँ पर एनर्जी मिली? क्या कहाँ पर मिली? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होती है और इसमें क्या प्रोसेसिंग है। देखिए हमारे हर एक जो पार्ट है अंग से जो है भोजन गुजरता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती रहती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात मानने रखता है, ठीक है। लेकिन जैसे कहते हैं सबका अपना अपना कार्य है। जैसे मुंह में लार को मिला देना होता है, स्टमक में जब जाता है तो वहाँ पर जो लीवर्स है बहुत तरह के एंजाइम्स रिलीज़ करता है। जैसे आप भोजन करते हो उसी प्रकार के वो एंजाइम को जो है रिलीज़ करता है और एटलीस्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर आनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब इतनी प्रोसेसिंग में आखिर हुआ क्या,
क्या हमारा जो है एनर्जी कहाँ अब्जॉर्ब हुआ, हमें कैसे एनर्जी मिला। तो ये बहुत काम की यहाँ पर बात है और ये बहुत ही आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो है विभिन्न विभिन्न जो है हमारे शरीर के पार्ट का देखेंगे हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन करता है यहाँ, ठीक है, यानी कहाँ कहाँ अवशोषण होती है। तो कहते हैं कुछ अवशोषण जो होता है स्वयं मुंह के भीतर ही हो जाता है, कुछ अमाशय के भीतर, लेकिन अधिकांश अवशोषण जो होती है छोटी आंत में होती है। देखिए जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें सारा अवशोषण जो होता है इसी का काम होता है, ठीक है। पोषण पदार्थों का अवशोषण का संक्षेप वर्णन हमारे समक्ष यहाँ है। कहते हैं मुख्य के भीतर। अब देखिए सूक्ष्म मात्रा में जल और जल में विलय सिलविलाए जो है खनिज, विटामिन और ग्लूकोज जैसे कि शहद में जैसे कि सरल शर्कराओं का अवशोषण मुख के भीतर ही हो जाता है। अगर कोई चीज़ को अगर आप चबाते हो, मैंने पहले ही बताया, कोई चीज़ को चबाते हो तो इसमें क्या होता है, उसमें से आप देखोगे तो मिठास आने लग जाती है। चाहे वो आप जो है कड़वी से कड़वी चीज़ों को क्यों नहीं चिबाओ, ठीक है। अगर आपको मजाक लग रहा है तो आप करेला को ही कच्चा ही आप चबाइए, काफ़ी टाइम तक चबाइए और देखिए उसका जो है स्वाद मीठा हो जाता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आंवला का। आंवला आपको पता है खट्टा लगता है, खाने में लगता है ना, लेकिन अगर आप उसको 5 मिनट चबाते रहते हो, अच्छे से चबाते रहो, तो उसमें से जो होगा आपको मीठा मीठा लगने लग जाएगा एट लास्ट में। तो इसका मतलब है कि मुंह में जो होता है ये शहद यानी ग्लूकोज के रूप में यानी शहद के रूप में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको अगर गलत लग रहा है तो आप यहाँ प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। आंवला लाओ, आंवला को अच्छे से चबाओ, पहले वो खट्टी सी लगेगी, लेकिन बाद में जब इसका हम ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके वो मीठा लगने लगेगा। तो इसका मतलब है कि पाचन प्रक्रिया जो है हमारा मुंह से ही स्टार्ट हो गया है। उसके पश्चात जो है उसके बाद जब मुंह में सारी प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद जो है अमाशय के भीतर जाता है। तो देखिए अमाशय के भीतर क्या होता है, जब ग्लूकोज जो है इथेनॉल, एल्कोहल, कुछ अगर खनिज, विटामिन और कुछ औषधि अमाशय के अंदर की कोशिका द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यह अवशोषण जो है प्रासरण, विसरण, ठीक है, जिसके बारे में हमने चर्चा किए हैं। ऑस्मोसिस हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। इसको आपने पढ़ा भी था प्रासरण के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाता है, यानी हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ ये बढ़ता है। और जो है सक्रिय अभिगमन या सांद्रता प्रबल को विपरीत होती है। तो आप समझ सकते हो कि अमाशय के भीतर जो होता है जल, ग्लूकोज, इमाइलेज, एल्कोहल, इन सब का जो होता है कुछ एकड़ खनिज, विटामिन और कुछ औषधि अमाशय के अंदर ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी यहाँ से जो है बॉडी की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया जाता है। ऐसे तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है हमारा छोटी आंत, जिसके बारे में मैं चर्चा भी कर रहा था कि छोटी आंत जो है क्षुद्रांत के भीतर क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है। कहते हैं पचे हुए भोजन को अधिकांश भाग का अवशोषण जो होती है छोटी आंत के भीतर ही हो जाता है। इसके लिए छोटी आंत अनेक प्रकार के अनुकूलित करती है, बहुत तरह के इसके प्रोसेसिंग होती है, तभी तो छोटी आंत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक कुंडलित होती है, ठीक है। यह जो है बहुत लंबी होती है और इस प्रकार शोषण के लिए अधिक सतह क्षेत्र पर प्रस्तुत भी करती है। अब देखिए कितना लंबा होता है, आपको पता है 7 मीटर के आसपास होता है, जो काफ़ी हमने पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी बड़ी लंबी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है 2.5। अगर नहीं है तो आप प्रीव्यू जो पिछला वीडियो था वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इतना बार बार बताना हमारा जो है बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं बहुत ही बड़ा होता है और क्षेत्रफल प्रस्तुत करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य भी करता है। यहाँ पर जो है इसकी भित्ति में अनेक वलय जिन्हें हम उद्धृत कहते हैं अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल में और भी अधिक वृद्धि कर देती है। अब यहाँ पर देखिए विलस जो होती है बहुत काम की होती है। विलस जो होती है अपना कार्य भली भांति करती है और ये जो होता है एक तरह से ऑब्जॉर्प्शन का काम ही करती है, ठीक है, जैसे विलिस कहते हो आप लोग, ठीक है। और इसमें जो है आप डायग्राम भी देख सकते हो, यहाँ पर जो है एक डायग्राम बनाई गई है वो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना जगह रखता है। पहले देखोगे सबसे ऊपर जो है उद्रव विलस दिखेगा, उसका क्षुद्र अवर्ध और पेशी ग्रंथि के साथ उपकला दिखेगा, जिसको हम एपिथेलियम भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल्स वाहिकाएँ दिखेंगे और उसके बाद कोशिका जल क्रम दिखेगा। अगर आपने जो उसके नीचे और जाओगे तो यहाँ पर केवल जो है ग्रहणी क्षेत्र में अधात्र ग्रंथि दिखेगा, उसके पश्चात वैल्यूज सिरिका दिखेगा और उसके बाद एटेरोलस धमनिया यहाँ पर दिखेगा। लसिका के साथ जो है दूसरा पार्ट यहाँ पर आरंभ हो जाता है, जिसके लसिका वाहिकाओं के बाद जो है बत्तूल पेशी आपको नजर आएगा। उसके बाद अनुदैर्घ्य पेशी जो कि लास्ट में है, जो डॉट लाइन से आपको दिख रहा है, वो अनुदैर्घ्य पेशी के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। छोटी आंत के एक अंश की जो है सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखना एक बहुत ही दिलचस्प नज़ारा होता है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, ये बड़े बड़े क्लास में आप जाओगे तब आपको एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा, क्योंकि आप अभी 12वीं क्लास में हो या 11वीं क्लास में हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ टॉपिक पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको जो है यहाँ इंग्लिश में बताई जाती है कि इंग्लिश के कुछ टर्म भी आपको माइंड में रहे। हिंदी में जो है विस्तार से समझाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं
वो हिंदी से भली भांति समझते हैं, ठीक है। इसलिए इंग्लिश के साथ जो है हिंदी का डोज बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कई बंदे ये कहते हैं कि आप तो सिर्फ जो हो सिर्फ बता देते हो, बोल देते हो। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है, क्योंकि बोलने से ही हमें समझ में आता है, वर्डिंग समझ में आता है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना कार्य है, हमें विस्तार से नहीं जानना है। हमारा जो सिलेबस है हमें अगर उसको ही पढ़ ले, उसी को समझ ले, तो आप एक अच्छे से अच्छा और बेस्ट से बेस्ट बन जाओगे। कहते हैं बच्चे जो होते हैं, कहते हैं ना, बहुत के चक्कर में ना वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है, बच्चों को जाना है, समझा है, तब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, तरह तरह के डिजिटल बातें देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना डिजिटल देख लेने से आपको इतना समझ नहीं आएगा जो आप अपना सिलेबस को ही कर लो। क्योंकि CBSE हो, NIOS बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो आपका, वो सिलेबस आपको इसलिए देती है कि आपको जो है इस उम्र में इतना नॉलेज होना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, जिज्ञासाहीन हो रहे हैं। वो अपना सिलेबस को छोड़ के वो और भी ज्ञान डीपली में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो डीपली में जाने से कुछ नहीं होगा। जो पहले आपका सिलेबस है उसको आप क्लियर कीजिए, उसके बाद आप सोचिएगा आगे का। जब आपका सिलेबस अच्छा हो जाएगा, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बच्चे ज्ञान के साथ साथ जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, अच्छे नंबर ले। और इसके लिए जो है आपको CBSE के सिलेबस और NIOS बोर्ड का सिलेबस को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम जो है टॉपिक वाइज इसलिए चलते हैं, सिलेबस वाइज, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ हम अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर लें। तो ये इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि आपका सिलेबस जो हो अच्छे से क्लियर हो जाए। ये नहीं कि आपको मैं जो है उसके अंदर से अंदर तक पार्ट तक पहुंचाता चला जाऊं। कहती है त्रिपाण स्टेशन के पास ज्ञानों की कमी नहीं है, ठीक है। जब ये MA को पढ़ा सकता है, BA वाले बच्चों को पढ़ा सकता है, मेडिकल बच्चों को पढ़ा सकता है, तो समझ सकते हो कि यहाँ पर ज्ञानों की जो है भंडार पड़ा हुआ है। सिर्फ आपको समझना है और जो है दूसरे दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करना है। यही उद्देश्य त्रिपाण स्टडी सेंटर का उद्देश्य है कि ये वीडियो जो है हर एक बच्चे तक पहुँचे। और साथ में आपसे ये भी अनुरोध करता है कि अगर आपको कुछ गलतियाँ दिखती है, कुछ आपकी बातों समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट कर सकते हो। आप चाहे अच्छे कमेंट करो चाहे बुरे करो, इससे कुछ बात नहीं, क्योंकि हमें आपसे भी जानना है। क्योंकि कहते हैं इंसान स्वयं ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना सकता जब तक उसकी गलतियों को हम उजागर ना करें। तो अगर आपको कुछ गलतियां भी दिखता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अगली बार जो है उसको अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं, और त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल बन सकता है। तो सोचिएगा तो नहीं दोस्त, इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देखिए इसमें तीसरा पॉइंट यही आता है कि मात्र एक कोशिका की परत से बना एपिथेलियम सतर पोषण पदार्थों और रुधिर वाहिकाओं के बीच की दूरी को कम कर देता है। देखिए ये बहुत काम की बात है यहाँ पर कि एक कोशिका की जो परत होती है, जो यहाँ पर एक कोशिका बनी होती है, जो है एपिथेलियम सतर पोषण पदार्थों की रुधिर वाहिकाओं यानी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके बीच दूरी को कम कर देता है, यानी काफ़ी ये नज़दीकी बना देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होता है। आपको पता है कि आंत में जो होता है ब्लड की ऑब्जॉर्प्शन होती है, तभी तो एक बात आपने सुना होगा कि कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद हमें एक्सरसाइज या चलना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना भी ब्लड होता है आपके इंस्टेंट में ब्लड जो है भोजन को ऑब्जॉर्प्शन करने में लगा रखा होता है, ठीक है। तो उस समय चलोगे या कुछ भी करोगे तो सारे के सारे ब्लड जो है खाना को जो है पचाना छोड़ के ब्लड जो है आपके पैरों में आ जाएगा, क्योंकि पैर का जो है आप वर्क करना स्टार्ट कर दिए हो। तभी कहते हैं ना भोजन करने के बाद 10-15 मिनट हमें आराम करने की आवश्यकता है। कुछ व्यक्ति ये भी कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमें सैर करने चला जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, आपको तुरंत सडनली जाने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम जो है 10 मिनट या 15 मिनट आपको रेस्ट करने की आवश्यकता है कि अपना भोजन में जो है पूरी तरह से एंजाइम मिल जाए और भोजन जो है अपने पाचन के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए आगे प्रस्थान कर जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वहाँ आपको पता है कि हमारे शरीर में जो है ब्लड का ही सारे कार्य होते हैं, क्योंकि ब्लड ही अगर इंसान को जीवन देता है, ब्लड से ही सब कुछ होता है। तो मान लीजिए जब खाना ऑब्जॉर्प्शन हो रहा होगा और वहाँ ब्लड अपना कार्य कर रहा होगा तो आप चलना स्टार्ट कर दोगे, तो कहते हैं ना जो बॉडी का जो है ऑर्गन काम करता है वहाँ पर जो होता है सारे ब्लड का फ्लो उधर साइड ही भाग जाता है, क्योंकि उसका जो है वहाँ पर वो न्यूट्रलाइज होता है, वहाँ पर वो वार्म करता है, गर्म करता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो है आपको यहाँ रखा गया है।
चौथी बात कहता है कि एपिथेलियम कोशिकाओं में जो है क्षुद्र ऊर्ध्व होते हैं जो कि अवशोषित सतह से और अधिक वृद्धि करने के लिए प्लाज्मा झिल्ली को वक्षेपण होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एपिथेलियम कोशिकाओं में जो है अवशोषित सतह से और अधिक विशेष करने के लिए प्लाज्मा झिल्ली को वक्षेपण करने के लिए चला जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। पाँचवा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसमें यही बात बताने की कोशिश किया गया है कि यह जो है संकरी होती है, यानी ये काफ़ी संकरी होती है, काफ़ी जटिल होती है, ताकि इसमें होकर पोषण पदार्थ धीमी गति से आगे बढ़े और उनका अवशोषण हो सके। देखिए, ये जो होता है यहाँ पर बताया गया है कि इंस्टाइन जो होती है वो छोटी जगह होती है, कोई भी इतना बड़ा भी नहीं होता है, क्योंकि इसका कारण ये होता है दोस्तों कि इसका जो पोषण तत्व जा रहा होता है, ठीक है, पोषण तत्व जो है आगे बढ़े तो वो धीमी गति से बढ़े। आपने एक बात देखा होगा कि अगर कोई चीज़ तेज़ी गति से चलता है तो उसका जो है पूरा प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन वही धीरे धीरे चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपके समक्ष लेता हूँ उसी में, कि अगर मुंह में अगर आप खाना को फटाफट लेते हो, 2 बार चबाते हो और निगल जाते हो, तो आपका स्वाद का नहीं पता लगेगा कि क्या खाए आप। अगर वही आप धीरे धीरे चबा के अच्छे से खाओगे तो आपको स्वाद भी पता लगेगा और उसका न्यूट्रिशन भी आपके बॉडी को मिलेगा। तो इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें जो प्रोसेसिंग होती है बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ता है और उनका जो है बहुत ही सुचारू रूप से क्या होता है, अवशोषण होता है। तो ये काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात रखता है। कहते हैं जिन पदार्थों का अवशोषण उद्धृत रुधिर कोशिकाओं में होता है वो एमिनो अम्ल और मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज के रूप में कार्य करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जिन पदार्थों का अवशोषण उद्धर के रुधिर कोशिकाओं में होती है यानी ब्लड वेसल में होती है, एमिनो अम्ल और जो है मोनोसेकेराइड। देखिए, एमिनो अम्ल और मोनोसेकेराइड का जो है अवशोषण होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और जो है ग्लैक्टोज जो होती है यहाँ पर जो है अवशोषण होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो है पीएमटी रिगार्डिंग क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार, ठीक है। उधर और जो लैक्टो अम्लों यानी लैक्टोएलेल्स में अवशोषित होने वाले पदार्थ है वाशा अम्ल और ग्लिसरॉल, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। कहते हैं उधर जो होती है लैक्टस में अवशोषित होने वाले पदार्थ जो होता है दोस्तों, याद रखना क्या होता है, वाशा होता है, अम्ल होता है और ग्लाइसरॉल होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। उसके पश्चात रुधिर द्वारा अवशोषित पोषण पदार्थ सिराएं द्वारा यकृत में पहुंचा दिए जाते हैं और लेक्टोअलो छोटी लसिकाएं वाहिकाएं द्वारा अवशोषित पोषण पदार्थ लसिका तंत्र में पहुंच जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कहते हैं रुधिर द्वारा अवशोषित पोषण पदार्थ सिराओं द्वारा यकृत में पहुंचा दिए जाते हैं और लैक्टो अम्लों छोटी लसिकाओं द्वारा अवशोषित पदार्थ को लसिका तंत्र में पहुंचा देता है। अब देखिए इसका काम क्या होता है, लसिका तंत्र में पहुंचाना होता है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है बड़ी आंत के भीतर। अब देखिए भोजन के अधिकांश जल का अवशोषण विसरण द्वारा यानी क्लोन में होता है। आपको ये बात दोस्तों याद रखना है कि भोजन के अधिकांश जल जितने भी जल होते हैं और जल का अवशोषण कौन करता है, क्लोन करता है, जो कि कहाँ होता है, बड़ी आंत में यानी वृद्धांत में होती है। और आपको पता है कि जो पानी के फॉर्म में, जल के फॉर्म में होता है, सारे न्यूट्रिशन उसी के अंदर होता है, ठीक है। ये पानी के फॉर्म में कर लेता है ना अब्जॉर्प्शन, ये सारे न्यूट्रिशन उसी के फॉर्म में होता है। कुछ खनिज आयनों का अब्जॉर्प्शन क्लोन के सक्रिय अभिगमन द्वारा होता है, क्योंकि आपको पता है कि सारे प्रोसीजर जो होता है यहीं पर होता है। हमारे बॉडी में जितने भी भोजन हम खाते हैं उसका में से जो होता है पानी ही अवशोषित किया जाता है, रस को ही अवशोषित किया जाता है, बाकी वेस्ट मटेरियल तो आयनों के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है और जो मेन वाटर बचता है जो कि बड़ी आंत करती है। अब यहीं से जो होता है उसका न्यूट्रिशन जो होती है ऑब्जॉर्ब होने के लिए आगे चली जाती है, और वो न्यूट्रिशन कहाँ होगी इसके विषय में हम आगे जानेंगे। So our next important topic is assimilation. Friend, assimilation is the most important, the final conservation of the absorption of nutrition into the living substance, either internalized by the cell, is called assimilation. After the absorption from the food canal to digested food is the assimilation by the body for the following way. The first is fatty acid and glycerol are again converted into the fats that we use are stored to the adipose is a tissue. Friend, there is a fatty acid and glycerol again convert to the fat. The convert to the fat and use the store of adipose is a tissue, and simple sugar monosaccharide
Simple sugar is a monosaccharide which are their excess are converted into complex polysaccharides like a glucogen and liver. The glucogen and the liver. The amino acid utilized in the synthesis of protein for a build up the body tissue and enzyme. The amino acid utilized the synthesis of protein, build up body tissue and enzyme. It is the most important for here. And fifth point is excess amino acid are the determined to the remove of nitrogenous part. To produce a simple sugar, amino acid cannot be stored. Friend, is a PMT question. The amino acid cannot be stored for here. Excess amino acid is determined to remove of nitrogen part to produce a simple sugar. But important point is the amino acid cannot be stored here. दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है असुमिलेशन। इसका मतलब होता है स्वैंगीकरण, स्वयं प्लस एंगीकरण। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये। कहते हैं आप श्वसन पोषक पदार्थों का अंतिम रूप में सजीव पदार्थों में बदल जाना अर्थात शरीर में उसकी स्वर्गीकरण कई प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इसके लिए 5 प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, 4 प्रक्रिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब शोषित पोषक पदार्थों का जो है अंतिम जो है होना स्वैंगीकरण कहलाता है। तो स्वैंगीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एसिमिलेशन भी कहते हैं। कहते हैं बासा, अम्ल तथा ग्लिसरॉल फिर से वसाओं में बदल जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर जो है एसिमिलेशन होता है तो जो बासा, अम्ल और ग्लिसरॉल होता है जो कन्वर्ट हो चुका होता है, ठीक है, बासा जो होती है कन्वर्ट हो गया होता है, अब फिर से जो है वो बासा फॉर्म में ही बदल जाता है, जिन्हें या तो हम प्रयुक्त कर लिया जाता है या संचलित बासा ऊतक में कर दिया जाता है। यानी इसको हम संचलित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं, या इसको हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के यहाँ पर वर्क जो है कर रहे हो। कहते हैं सरल सैकराइड यानी मोनोसैकराइड की अतिरिक्त मात्रा युक्ति के भीतर जटिल जो है पॉलीसैकराइड्स में बदल जाता है। यानी यहाँ पर देखोगे कि पॉलीसैकराइड जो होती है ग्लाइकोजेन में बदल जाता है, जो कि यहाँ पर अपना एक अलग स्थान रखता है। कहते हैं अमीनो अम्ल शरीर के ऊतकों और एंजाइमों के बनने के लिए प्रोटीन को सोल्यूशन में इस्तेमाल करता है। यानी संश्लेषण में जो है ये स्वर्गीकरण में ही होता है, यानी असंश्लेषण होता है। अमीनो अम्ल शरीर के ऊतकों और एंजाइमों को बनाने के लिए प्रोटीन का संश्लेषण में इस्तेमाल कर लेता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों मान्य रखता है। उसके पश्चात जो है अतिरिक्त अमीनो अम्ल यानी जो है वैश्रोनिकृत होकर, यानी जो है अतिरिक्त अमीनो अम्ल विस्कृत होकर यानी नाइट्रोजन भाग का निकल जाना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है इसमें। कहते हैं सरल सैकराओं में बदल जाते हैं, जो कि अमीनो अम्ल का संचलन नहीं किया जाता है। याद रखना कि यहाँ पर जो है अमीनो अम्ल का संचलन नहीं किया जाता, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखती है। Our next topic is ingestions. Ingestion means the defecations. The defecations is the most important. The undigested part, plant fiber, and the unabsorbed digested substance pass into rectum. Such a food remains are temporarily stored in a rectum. More water is absorbed, and the remnant become a semi-solid to the faces. And special reflex called defections reflex causing to the emptyings of their rectums and their faces are passed out while there is anus and by the relaxation of the sphincter or muscles, a ring-shaped muscle which is a contract with the relax to the close and open the anus and the anal opening. दोस्तों यहाँ पर जो बताया गया है वही क्षेपण यानी मल विसर्जन या मलत्याग। मल त्याग जो होती है सभी प्रक्रियाओं में, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है। कहते हैं ना किसी का अगर मल त्याग नहीं होता है तो वो कब्ज की शिकायत करता है और उसका शरीर जो है दिन भर चिड़चिड़ा सा ही बना रहता है। तो भाई क्षेपण जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम मल विसर्जन भी कहते हैं। कहते हैं भोजन का जो है अपचित भाग पादप रेशे आदि, यानी जो पादप रेशे होते हैं जो हम खाते हैं भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और अनावशोषित पचे पदार्थ मलाशय में चले जाते हैं। जो पचा है वो भी, जो ना पचा है वो भी, सब मलाशय में चले जाते हैं। ठीक है, भोजन के कई अवशोषण भागों को जो है अस्थायी रूप से मलाशय में संचलित कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें अधिकांश जल को जो है शोषित कर लिया जाता है और तब शेष बचा हुआ भाग और ठोस मल बन जाता है। यानी जितने भी इसमें वाटर होते हैं दोस्तों यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अनावश के थ्रू जो है ये बॉडी के जो है गुर्दा के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाता है। तो इसमें कह सकते हो कि यहाँ पर जो है मल त्यागने का ये प्रक्रिया है। ठीक है, अगर ये मल हमारे बॉडी में रहेगा तो हमें नुकसान भी पहुँचाता है और आपने देखा भी होगा कि हमारे पेट में दर्द हो, ठीक है, हमें जो है
चिड़चिड़ा सा होने लग जाता है जब हम मल त्यागते नहीं। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा शरीर में रखता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसमें हमने हर बात को जो है जाना कि हमारे जो है इंस्टान लांस्टान का क्या काम होता है, कैसे हमारे शरीर में जो है ये ऑब्जॉर्प्शन करता है। उसके पश्चात हम जानेंगे कि रोल ऑफ लीवर इन मेटाबॉलिज्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में जो है हम आगे टॉपिक करेंगे न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसको देखने के लिए जो है अगला पार्ट का भी इंतजार कीजिए और देखिए कि आगे पार्ट में और क्या बात समझाई जा रही है। लेकिन आपको पता है कि आपको जो है इसको लीव करने से पहले एक काम आपको करना होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको जो है लिंक कॉपी करके जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना होता है। इस दोस्तों ये काम अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है, देखिए ये बात आप मानिए चाहे ना मानिए, ये आपकी है समझ, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अच्छे काम होते हैं उसे करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होता, उसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप कॉपी कर देते हो, लगा देते हो व्हाट्सएप स्टेटस के लिए 24 घंटे के लिए, तो इससे क्या होगा, जो भी बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, मान लीजिए कोई NIOS पढ़ता होगा, ठीक है, और जिनको सिलेबस की आवश्यकता होगी तो वो मिल जाएगा। देखिए NIOS के यहाँ 10वीं क्लास के भी सारे कुछ उपलब्ध है और +2 के भी उपलब्ध है, तो ये काफ़ी उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो ज़रूर जो है कॉपी लिंक करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, जिससे क्या होगा दूसरे बच्चे भी इस वीडियो को देख के जो है समझ सके। अगर उनको पसंद नहीं आएगा तो वो लीव कर जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि पढ़ाने वाला तो पढ़ाने की कोशिश हर तरह से अच्छा करता है, समझने वाला सही होना चाहिए। और समझने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन माइंड करके अकेला में सुनने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। आप सोचिएगा कि कान में मैं लगा लिया हूँ और दूसरे से बच्चों से बातें कर रहा हूँ और मैं यहाँ, ऐसे में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, कहते समझना है तो बहुत ही शांत माइंड से इसको समझने की ज़रूरत होता है, क्योंकि तभी आप जो है इसकी गहराई को समझ पाओगे। ठीक है, कहते हैं आपको पता ही होगा कि पहले समय में जो होता था, साधु संत जो होते थे हमेशा एकांत अपने आप को रखते थे, क्योंकि उनका जो मन हो भटके नहीं है। अगर मन भटक जाता है इंसान का तो वो जो है अपना जो कंसंट्रेशन करना चाहता है, जिस चीज़ को जो समझना चाहता है, उसको तो कहते हैं ना, बड़े बड़े चाहे डॉक्टरेट वाला बंदा पढ़ा ले, चाहे वो जितना मर्जी हाई फाई बंदा पढ़ा ले, चाहे जितना एक्सपेरिमेंट करके दिखा दे, उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं अगर आप कंसंट्रेशन से समझते हो, अच्छे से समझते हो, तो आप कोई भी वीडियो देखो आपको जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना जो बातें लिखी गई होती है वो गलत नहीं होता है। कई बार तो बच्चों को एक बार पढ़ के भी बता दो फिर भी उनको समझ में जल्दी आ जाता है। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है और यही बात त्रिपाण स्टडी सेंटर आपको बताता है कि जब भी आप समझो, जो भी समझो, बहुत कंसंट्रेशन के माइंड के साथ समझो। और जो लास्ट बात होती है वो यही होती है कि इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, क्योंकि हमने दूसरे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ना है जो इस वीडियो से दूर है और जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो ये आप माध्यम बनो और आपके थ्रू जो है वो दूसरे बच्चे तक पहुंचेगा और उन बच्चों के साथ दूसरे बच्चों तक पहुंचेगा। इस तरह से जो है एक चैन सी बन जाएगी और जो है बच्चे दूसरे हमसे जुड़ जाएंगे। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी कीजिए, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे।